अर्दोगन के देश में अब क्या इजराइल भी एंट्री मारेगा? तो वहीं यूरोप ने भी अर्दोगन को हड़का दिया है। आखिरकार क्या चल रहा है तुर्की में? तुर्की में बहुत बुरे हालात पहुंच चुके हैं। क्या भारत की समस्या अपने अपने आप हल हो रही है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तुर्की में इस्लामिक खिलाफत वापस लाने का मंसूबा रखने वाले राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन विरोधियों को पूरी तरह से कुचल देने में जुट गए हैं। तुर्की की पुलिस ने अर्दोगन के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी और देश की सबसे बड़ी आबादी वाले शहर इस्तांबुल के मेयर को हिरासत में ले लिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य अगले राष्ट्रपति चुनाव से पहले सभी संभावित दावेदारों को हटाना और अर्दोगन के आगे के शासन के लिए राह आसान करना है। इमामोग्लू को भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ जांच के तहत हिरासत में लिया गया है। इमामोग्लू के खिलाफ कार्रवाई के बाद तुर्की में विपक्षी भड़के हुए हैं। तुर्की के मुख्य विपक्षी दल ने इस कार्रवाई को अगले राष्ट्रपति के खिलाफ तख्ता पलट कहा है। अब अर्दोगन के खिलाफ संभावित उम्मीदवार थे 54 साल के इमामोग्लू। इनकी गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब कुछ ही दिनों में उन्हें प्रमुख विपक्षी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का आधिकारिक राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना था। अब देखने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया में हाथ से लिखे एक पत्र में मेयर इमामोग्लू ने कहा कि तुर्की के लोग उनके खिलाफ झूठ साजिश जाल को बुनने नहीं देंगे। इसके पहले घर से पुलिस स्टेशन से निकलने से पहले उन्होंने कहा था कि वे दबाव आगे हार नहीं मानेंगे। इस बीच अर्दोगन के न्याय मंत्री ने इमामोग्लू की हिरासत को तख्ता पलट कहने और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के खिलाफ चेतावनी दी है। सरकार की सख्ती के बावजूद बुधवार को इस्तांबुल के सारा चाने में हजारों लोग इकट्ठा हुए, जहां सीएचपी नेता ओज़गुर ओज़ेल ने उन्हें संबोधित किया और कहा कि अर्दोगन ने चुनाव में हारने के डर से इमामोग्लू को निशाना बनाया। ओज़ेल ने कहा कि आज अर्दोगन न्यायपालिका की लाठी से इकरेम इमामोग्लू की कलाई तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो जिसे 3 बार नहीं मोड़ सके। इमामोग्लू के खिलाफ कार्रवाई विरोध में राजधानी अंकारा में भी प्रदर्शन हुए। सैकड़ों लोगों ने उनकी हिरासत का विरोध करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। इज़मिर और ट्रेबोजोन जैसे शहरों ने भी विरोध प्रदर्शन और सभाएं हुई। ओज़ेल ने कहा कि तुर्की अगले राष्ट्रपति के खिलाफ तख्ता पलट से गुजर रहा है। हम यहाँ तख्ता पलट के प्रयासों का सामना कर रहे हैं। अब तुर्की की बात करें तो तुर्की में अर्दोगन की सरकार हिलने के करीब करीब पहुँच चुकी है। अब कहा जा रहा है कि क्या ये अमेरिका और इजराइल की वजह से तो नहीं है। हालांकि इस वक्त तुर्की कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है। तुर्की की संसद में जल्द ही एक विधेयक पेश किया जाएगा जो एप्पल, अल्फ़ाबेट, मेटा प्लेटफॉर्म्स, अमेजन जैसी कंपनियों को प्रभावित करेगा। इसे विस्तार से अगर समझें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुर्की सरकार यूरोपीय संघ की तर्ज पर तकनीकी कंपनियों के प्रभुत्व को कंट्रोल करने के लिए नए नियम ला रही है। इस विधेयक का मकसद इन कंपनियों को अपने सर्च इंजन, ऐप स्टोर और मार्केट प्लेस में अपनी सेवाओं को प्राथमिकता देने से रोकना है। उदाहरण के लिए गूगल को अपने सर्च रिजल्ट में अपनी सेवाओं को ऊपर दिखाने से रोकना या अमेजन को अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट प्लेस में बढ़ावा देने से रोकना है। ये विधेयक तुर्की की सत्तारूढ़ जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के समर्थन से तैयार किया गया है। तुर्की की प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण के साथ मिलकर बनाया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन ने 17 मार्च 2025 को अंकारा में एके पार्टी के एक इफ्तार डिनर में इसकी चर्चा की। तुर्की के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि ये कदम देश में डिजिटल बाजार को निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए है, लेकिन इसकी वजह से अमेरिका के साथ तनाव बढ़ सकता है क्योंकि ये कंपनियां अमेरिकी हैं और अमेरिका पहले भी यूरोपीय यूनियन के ऐसे नियमों की आलोचना कर चुका है। यूरोपीय यूनियन ने 2024 में डिजिटल मार्केट एक्ट लागू किया था जो तकनीकी कंपनियों पर सख्त नियम थोपता है। तुर्की भी अब उसी रास्ते पर चल रहा है। आपको बता दूं 2018 में तुर्की और अमेरिका के बीच पादरी एंड्रयू ब्रुनसन का विवाद हुआ था।
2016 में तुर्की में एक असफल तख्तापलट के बाद तुर्की सरकार ने अमेरिकी पादरी एंड्रयू ब्रुनसन को गिरफ्तार कर लिया। उन पर जासूसी और आतंकवादी संगठनों से संबंध रखने का आरोप लगा, जिसे अमेरिका ने सिरे से खारिज कर दिया। अमेरिका ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताई और ब्रुनसन को रिहाई की मांग की। जब तुर्की ने ब्रुनसन को रिहा नहीं किया तो अमेरिका ने तुर्की पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। साल 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की से आयात होने वाले स्टील एल्युमिनियम पर टैरिफ दुगना कर दिया। तुर्की की मुद्रा लीरा में भारी गिरावट आ गई। तुर्की ने जवाब में अमेरिकी सामानों पर टैरिफ बढ़ा दिया। ये तनाव कई महीनों तक चला। आखिरकार अक्टूबर 2018 में ब्रुनसन को रिहा कर दिया गया। इस घटना ने दिखाया कि तुर्की और अमेरिका के बीच नीतिगत मतभेद जल्द ही आर्थिक और कूटनीतिक तनाव में बदल सकते हैं। तुर्की का जो नया विधेयक है वो कुछ इसी तरीके का है। इसके बाद एक और चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो बदलाव हुआ है यूरोपीय संसद में, सबसे बड़े समूह यूरोपियन पीपल्स पार्टी ने तुर्की से इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू की तत्काल रिहाई की मांग की है। इमामोग्लू को 19 मार्च 2025 को तुर्की पुलिस ने भ्रष्टाचार और आतंकवादी संगठनों से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। ईपीपी ग्रुप ने इसे तुर्की में विपक्ष को दबाने, लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश करार दिया। ईपीपी ग्रुप ने एक बयान जारी करके कहा कि इस्तांबुल के मेयर इक्रेम इमामोग्लू की गिरफ्तारी लोकतंत्र, कानून के शासन, बुनियादी स्वतंत्रता पर हमला है। इमामोग्लू तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन के मुख्य विपक्षी प्रतिद्वंदी माने जाते हैं और उनकी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के संभावित राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। तुर्की का विवाद सिर्फ यहीं पर नहीं है, बल्कि सीरिया में भी यहाँ पर अलग ही लेवल की चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये भी देखने को मिल रही है कि सीरिया में तुर्की के क्रियाकलापों से रूस भी नाराज़ है और इजराइल भी नाराज़ है। अभी हाल में रूस ने एक मांग की है और रूस ने कहा है कि तुर्की के सांस्कृतिक और वैचारिक चीज़ें रूस में नहीं फैलनी चाहिए, इसलिए तुर्की के टीवी सीरियल्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है रूसी सरकार से। और इस मांग को रूस की मीडिया नियामक संस्था रोसकम्नadzor, जो राज्य ड्यूमा और संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से उठाया गया है। और इस वजह से भी कहा जा रहा है कि तुर्की और रूस के बीच में भी सब कुछ ठीक नहीं होगा। और इसी सब के बीच में ये भी देखने को मिल रहा है कि इजराइल यहाँ पर एक क्षेत्रीय संगठन को बदल सकता है। यूरेशियन टाइम्स की इस रिपोर्ट को देख रहे हैं। कुर्द और इजराइल के बीच एक संभावित गठबंधन की बात सामने आई है, जब सितंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मध्य पूर्व का एक संशोधित नक्शा पेश किया। इस नक्शे में कुर्दों की अहम भूमिका को रेखांकित किया गया। नेतन्याहू ने कुर्दों के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शासन मॉडल की तारीफ की और यहूदियों और कुर्दों के बीच स्वस्थ संबंधों पर जोर दिया। उनके अनुसार कुर्द मध्य पूर्व में एक रणनीतिक ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह गठबंधन खास तौर पर सीरिया में असद शासन के पतन के बाद महत्वपूर्ण हो गया। सीरिया में सत्ता 3 मुख्य गुटों में बटी है: तुर्की समर्थित सीरियन नेशनल आर्मी और उसका सहयोगी हयात तहरीर अल-शाम और कुर्द नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज। एसडीएफ सीरिया में एकमात्र प्रमुख लोकतांत्रिक और उदारवादी ताकत है जो द्रुज समुदाय के साथ मिलकर काम करती है। इन दोनों समूहों ने हाल ही में एक सैन्य परिषद भी बनाई हुई है। खैर, अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कुर्द और इजराइल का गठबंधन हो सकता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर यह अर्दोगन के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ऐसा करने के बाद तुर्की के लिए मुश्किलों का अंबार लगने वाला है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।